वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं MHI 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट सेकंड की, जिसमें हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, IAS एग्जाम, इग्नू MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अलग अलग चैप्टर्स के वीडियोस के प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर आसानी से मिल जाएंगे। और बाकी के इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक खत्म किया था। आज हम 16 को देख लेते हैं। ग्राम समुदाय को परिभाषित कीजिए। मध्यकाल के दौरान ग्राम समुदाय की भूमिका और कार्यों का परीक्षण कीजिए। तो ग्राम समुदाय की परिभाषा देखें तो सर हेनरी मैन ने कहा कि भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर एक सामूहिक स्वामित्व का उपभोग करते हुए परिवार के संगठित स्वचालित समूह को ग्राम समुदाय कहते हैं। अगर आसान शब्दों में समझने जाएंगे तो छोटा सा गणतंत्र और बाहरी दुनिया या बाहरी संपर्क से जो है स्वतंत्रता ही ग्राम समुदाय है। हाँ, तो ग्राम समुदाय की भूमिका और कार्य की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर आता है बंजर भूमि पर अधिकार करना, उसको बेचना, उसका उपभोग करना आदि। दूसरा, पंचायत का जो है ग्राम समुदाय पर पूरा नियंत्रण होता है। तीसरा, सामूहिक वित्तीय पूल का रखरखाव, यानी कि वित्तीय लेन देन जो है जो कि सामूहिक आधार पर होते हैं, उसका पूरा रखरखाव यहाँ पर रखा जाता है। भत्तों और वेतन की अदायगी की जाती है। ग्रामीण सेवक और कारीगरों की अलग अलग भूमिका ग्राम समुदाय में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकाल में ग्रामीण कारीगरों और ग्राम सेवकों की स्थिति का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। तो ग्रामीण कारीगरों और ग्राम सेवकों की बात करें तो इतिहासकार, मानवशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों के बीच ये विषय जो है काफ़ी रोचक रहा है, इसलिए इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा और लिखा भी गया है। मज़दूरों का अगर बात करें कार्ल मार्क्स के विचार की, तो मज़दूरों का जो है एका यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि कोई भी अपरिवर्तनीय विभाजन यहाँ पे नहीं होगा, वो एकता से जो है काम करते हैं। वस्तु और भूमि जो है उसके बदले में जो है इनको सेवा देनी होती है, यानी कि जब वो अपनी सेवाएं देते हैं एज ए ग्रामीण कारीगर और ग्राम सेवक, तो उनके बदले में क्या है, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं जो उनके उपयोग में आती हैं और भूमि मिलती है। और मैक्स वेबर कहते हैं कि विशिष्ट व्यवसाय से जो है इनका जुड़ाव होता है, एक खास तरीके के प्रोफेशन से जुड़ाव होता है। ग्रामीण कारीगरों द्वारा समस्त गाँव को सेवा दी जाती है, किसी खास परिवारों को नहीं दी जाती है। और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं वंशानुगत आधार पर, क्योंकि वंश के आधार पर ही इनके प्रोफेशन को आगे बढ़ाया जाता है, तो एक तरीके से आत्मनिर्भरता का जो है संकेत यहाँ पर मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में ग्रामीण समाज के ढांचे का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। देखिए, एक पर्टिकुलर काल दिया गया है 7वीं से 12वीं शताब्दी, तो इसके बीच में जो है दक्षिण भारत में ग्रामीण समाज किस तरीके का था ये समझ लेते हैं। खासकर तमिल क्षेत्र यहाँ पर मुख्य तौर पर पढ़ा गया। सभी क्षेत्र जो क्या करते थे, यहाँ पे ब्रह्मदेव और मंदिरों के संस्थागत साधनों के माध्यम से जो है एकीकृत किए गए थे। जो भूमि होती थी वो मंदिरों को जो दान की जाती थी, इस तरीके की भूमि जो है दक्षिण भारत में बहुत बड़ी मात्रा में मिली। क्षेत्रीय शासकों का काल ये माना गया, इसमें पल्लव, पांडे, चेर और चोल, इन सब शासकों का शासन यहाँ पर था। इनके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना और पढ़ा होगा। नाडुओं की संख्या में यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलती है। नाडु क्या होते हैं, स्थानीय क्षेत्र होते हैं या फिर कृषक बस्तियों का एक समूह होता है। तो इस तरीके की जो बस्तियाँ हैं इसमें जो है लगातार यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा ग्रामीण पदानुक्रम है, यानी कि ग्रामीण आधार पर जो है चीज़ों को जो है बांटा गया है, यानी कि हर आधार पर जो है हर स्टेप पर आप देखेंगे तो अधिकारी नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा ब्रह्मदेव और मंदिरों का जो है बहुत मात्रा में यहाँ पे प्रसार देखने को मिलता है। इस समय पे हम बात कर रहे थे ब्राह्मणों की जो मंदिरों के प्रति जो रुचि है वो काफ़ी बड़ी थी। उन्होंने संस्थागत आधार पर काफ़ी सारे निर्माण कार्य करवाए थे, तो इसीलिए कहा गया कि ब्रह्मदेव और मंदिरों का जो है काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। और इसी का आगे जाके बौद्ध और जैन जो धर्म से जुड़े हुए अनुयायी थे उन्होंने आलोचना भी की थी। ब्राह्मणों की जो विचारधारा है उसका भी फैलाव हुआ, जिसमें सबसे अहम है वर्ण आश्रम धर्म। इसके अलावा जनजातीय देवता यहाँ पे काफ़ी प्रचलित हो गए। इसके अलावा कृषि प्रसार की जो प्रक्रिया है धीरे धीरे जो है पकड़ लेने लगी। आगे बढ़ते हैं।
प्रारंभिक मध्यकाल में राजपूतों की सामाजिक संरचना राजनीतिक परिप्रेक्ष्यों में कैसे बदली। अब खासकर राजपूतों की बात करें तो बीडी चट्टोपाध्याय कहते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो एक तरीके से राजनीतिक अवधारणा के आधार पर है। दूसरे विचारक हैं नॉर्मन जिगलर, जो कहते हैं कि सेवा और विनिमय तंत्र में जो बदलाव हुआ उसके आधार पर, यानी कि दो तरीके की आप विचारधारा पढ़ेंगे। पहला जो है राजनीतिक अवधारणा से जुड़ा हुआ है जो कि बीडी चट्टोपाध्याय से रिलेटेड है, और दूसरा है नॉर्मन जिगलर जो कह रहे हैं कि सेवा, यानी कि मुगलों के समय में अगर आप राजपूतों का समय देखें तो वे सेवा देते थे, इसके बदले में जो है उनको अपने क्षेत्र पर जो है कब्जा मिला रहता था। भाईचारा और विवाह, इस समय पे क्या हुआ कि शासकों के साथ में जो है इन्होंने भाईचारा बनाने की कोशिश की, विवाह संबंध बनाए जिसके माध्यम से जो है इनको सत्ता पर कब्जा बना रहा। भातृत्व यहाँ पर देखने को मिलता है, संपोषण इसी के बदले में होता था और यही एक शक्ति का स्रोत भी था। सगोत्र संस्था का प्रभाव, यानी कि गोत्र यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट महत्व रखता है। भीतरी मतभेदों में हालांकि कमी थी। राजशाही और सेवार्थी नामक दो संस्थाओं का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। उच्च व्यक्ति या स्थानीय जो शासक होते थे उसको ठाकुर कहा जाता था, उसके प्रति जो होता था वो सामाजिक निष्ठा जो है बहुत ही अच्छे स्तर पर यहाँ पर देखी गई। गांव या स्थानीय लोगों की निष्ठा के बदले में क्या होता था कि वो सुरक्षा का वादा करते थे कि अगर आप हमारे में सामाजिक निष्ठा रखेंगे, हमारे प्रति विश्वास दिखाएंगे तो उसके बदले में हम बाहरी आक्रमणों से आपका बचाव करेंगे। भूमि जो थी वो संपत्ति, शक्ति दोनों चीज़ का आधार था। जागीर प्रथा चल रही थी, नौकरशाही का जो पद है इन्होंने संभाला राजपूतों ने, अधिकार पत्र इसके बदले में इनको मिलते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर भारत में मध्यकाल के दौरान शहरी कुलीन वर्ग की स्थिति और अधिकारों पर चर्चा कीजिए। तो अब खासकर हम बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया की, जहाँ पर मध्यकाल में क्या हो रहा है कि शहरी कुलीन वर्ग की जो स्थिति है वो कैसे अहम होती हुई नजर आ रही है। कुलीन वर्ग की दो श्रेणियां थी, उलेमा और उमरा, इसको आप ध्यान रखिएगा। शासकों को जो है ये समर्पित थे कुलीन वर्ग। भारत में क्या हुआ कि तुर्क कुलीन वर्ग जो है सबसे प्रमुखता से उभर कर आए शुरुआत में, जिसमें क्या होता था कि संयुक्त पारिवारिक संगठन होते थे। एक जॉइंट आपको फैमिली देखने को मिलेगी, क्या नाम है, एक परिवार जो अगर आप बात करें तो एक पिता, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, तो एक तरीके से एक सीरीज चलती है। विकसित क्रम में कई उपाधियां धारण की गई। खिलजियों ने सभी जातियों, अब यहाँ पे एक देखिए बड़ा बदलाव आया, जब खिलजी आए तो इन्होंने क्या किया कि जो कुलीन वर्ग है उसको तुर्कों तक सीमित नहीं किया, इन्होंने सभी जातियों को, वंशों को, धर्म के लोगों को प्रशासन में समान भागीदारी का हिस्सा दे दिया। अब जातीयता की बात करें तो वंशानुगत तक का सफ़र जो है वो उत्तराधिकार से रिलेटेड था, यानी कि उत्तराधिकार क्या होता है कि एक शासक का जो है जो सत्ता है वो दूसरे उसके बेटे को या फिर उसके भाई को हस्तांतरित हो जाती थी। अकबर के शासन की बात करें तो एक आंकड़ा कहता है कि अकबर के शासन में 70% कुलीन अधिकारी जो थे वो विदेशी थे। अकबर के बाद विदेशी मूल के जो कुलीन थे उनके जो संख्या है उसमें काफ़ी उतार देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में राजनीतिक अभिजात वर्गों के विभिन्न वर्गों का वर्णन कीजिए। इसमें क्या बात की जा रही है, नया योद्धा वर्ग आ गया जिसको कहा गया नायक, जिन्होंने क्या किया कि मंदिर और मठों के संरक्षक के रूप में, देखिए धर्म के संरक्षक के लिए एक नायक नाम का एक योद्धा वर्ग, एक अधिकारी वर्ग यहाँ पर शामिल हो जाता है। काकतीय राज्यों की बात करें तो काकतीय राज्यों से इनकी शुरुआत हुई, परंतु बाद में जाके विजयनगर में इन्होंने अपने आप को ज़्यादा सुदृढ़ कर लिया। इनको बदले में क्या मिलता था, भूमि मिलती थी, कर से छूट मिलती थी, अलग अलग पदवियाँ मिलती थी। नयनकारम, एक और अधिकारी की नियुक्ति हुई, काश्तकारी अधिकारी जिसे कहा गया नयनकारम। विजयनगर शासकों के एजेंट के रूप में इन्होंने काम किया। इसके अलावा पुर्तगाली यात्री थे वे भी कहीं ना कहीं एक एजेंट के रूप में काम किया करते थे। इसके अलावा नायक जो थे, अभी हम बात कर रहे थे नायकों की, जो कि मंदिर और मठों के संरक्षक के रूप में कार्यरत थे, उन्हें बड़े सैनिक कमांडर जैसे पद भी दिए गए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में 9वीं से 14वीं शताब्दी तक एक पर्टिकुलर काल है, भक्ति पर आधारित विभिन्न सामाजिक धार्मिक आंदोलन के प्रादुर्भाव के ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में चर्चा कीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें दो चीज़ों को आपको कैटेगराइज करना है, शैववाद और वैष्णववाद, दो तरह के जो ग्रुप्स हैं उसको आपको समझाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वीं शताब्दी के समाज के स्वरूप की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
18वीं शताब्दी में किस तरीके का समाज था ये समझ लेते हैं। इसे अंधकार का युग कहा गया। देखिए, अंधकार का युग क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो जो है मुगल शासक जो है उनका अंत होता जा रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ। तो बीच की जो स्थिति थी उसको अंधकार का युग, अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति बता दिया गया। मुगल काल के पतन के होने के कारण क्या हुआ कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पतन हुआ। सामाजिक पराधीनता, दूसरों के ऊपर पराधीन हो गए हम लोग, दूसरों के ऊपर अधीन हो गए अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए। जमींदारी समझौते जो थे, अलग अलग जमींदारी समझौते जो कि मुगल काल और दिल्ली सल्तनत के काल में दिए गए थे, अब वो धीरे धीरे जो है विकेंद्रीकरण में परिवर्तित होने लगे। अलग अलग सत्ता का जो है विस्तार होने लगा, क्षेत्रीय ताकतें उभर कर आ गई। यूरोपीय विज्ञान तकनीक के प्रति जो है शासकों की जो रुचि थी वो बहुत कम थी, और यही कारण है कि हम पश्चिमी सभ्यता में कहीं ना कहीं कुछ जो क्षेत्र हैं उसमें हम कमतर रह गए। जागीरों की जो आनुवंशिकता है, जो ठेके पर यानी कि इजरा व्यवस्था जो थी, वो जो है कहीं ना कहीं राजस्व व्यवस्था के पतन के रूप में साबित हुई। कृषि में अव्यवस्था हो गई, व्यापार का पतन हो गया, करों की उगाही को लेकर काफ़ी सारी जो है अव्यवस्थाएं फैल गई। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि ने भारतीय समाज के बारे में राष्ट्रवादियों की धारणाओं को कैसे गढ़ा। राष्ट्रवादियों की वर्गीय पृष्ठभूमि थी, अलग अलग वर्ग वहाँ पे विभाजित थे। अधिकांशतः राष्ट्रवादी जो थे वो उदारवादी और जनवादी थे। उदारवादी विचार से तो वो प्रेरित ही थे और जनता के प्रति भी वो कुछ ना कुछ जो है समर्पित थे, पर उन्हें जो है वो निजी संपत्ति की सुरक्षा जो है उसको लेकर वो काफ़ी चिंतित रहते थे। भीतरी प्रभुत्व के लिए आपसी संघर्ष देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ऊंची जाति वर्ग, पश्चिमी शिक्षा, शहरी माध्यम वर्ग, ये एक तरीके के आप कह सकते हैं पेशेवर राष्ट्रवादी, प्रोफेशनल जो हैं आपके नेशनलिस्ट आप कह सकते हैं, जिसका नाम है ऊंची जाति वर्ग, पश्चिमी शिक्षा और शहरी माध्यम वर्ग। इन्हीं क्षेत्रों से जो है पेशेवर राष्ट्रवादियों की संकल्पना जारी रही। कुछ शहर जो थे वो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बन गए, प्रमुखता से सामने आए। पश्चिमी ज्ञान और मुद्रण प्रौद्योगिकी जो है आयात तो की गई, परंतु स्वदेशी बुद्धिजीवी वर्गों ने जो है अपने विचार भी बनाए रखे। अगला प्रश्न देखते हैं, जाति उत्पीड़न के विषय में गांधी और अंबेडकर के विचारों की तुलना कीजिए। तो जाति उत्पीड़न को लेकर जो है महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा काम करके गए हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी ने शुरुआत में जो है मंदिर प्रवेश अभियान शुरू किया था कि जो निचली जाति के लोग हैं वो मंदिरों में प्रवेश करें, हालांकि ब्राह्मणों द्वारा उनको मना किया गया था। दूसरा, काफ़ी समय तक, लंबे समय तक उन्होंने ये अपील जारी रखी कि जाति के आधार पर जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरा, हिंदू धर्म पर जो है इन्होंने एक कलंक बताया जो जाति व्यवस्था है। चौथा, कर्तव्य पर आधारित उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था अपनी जगह ठीक है, परंतु उसको जाति के अंतर्गत नहीं रखकर कर्तव्य पर आधारित रखें कि किस वर्ण के जो कैटेगरी के व्यक्ति को किस तरीके का काम करना चाहिए। तो ये कर्तव्य के प्रति डेडिकेटेड होने के लिए तो उन्होंने सपोर्ट किया वर्ण व्यवस्था को। पांचवी बात करें, 1940 के आसपास आते आते क्या हुआ कि इन्होंने जाति की जो है पूर्ण परित्यागिता कर दी, यानी कि जाति व्यवस्था जो है बिल्कुल समाज में नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के अगर हम विचार की बात करें, क्योंकि महात्मा गांधी जी शुरू से ही जो है कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो वहाँ पर भी जाति विहीनता के विचार को काफ़ी प्रमुखता दी गई थी। औद्योगिकीकरण को जो है सबसे प्रमुख औजार माना गया जातिगत व्यवस्था के पतन को लेकर। अब बात करते हैं बी आर अम्बेडकर की। तो बी आर अम्बेडकर ने जो है, क्योंकि वो काफ़ी पढ़े लिखे और काफ़ी अच्छे विचारक थे, उन्होंने क्या किया कि लोकतांत्रिक रवैया अपनाया, एक डेमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की। शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा उन्होंने कहा कि जब शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा तो जातिगत व्यवस्था जैसी जो हीन भावना है वो अपने आप ही निकल जाएगी। उन्होंने भी जबरन मंदिर प्रवेश करने का अभियान चलाया। सत्याग्रह उन्होंने महाराष्ट्र में चलाया था पानी भरने को लेकर, यानी कि एक कुएं से आप पानी भरें, यानी कि सभी वर्गों के, सभी जाति के लोग जो हैं एक ही जगह से पानी भर सकते हैं। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उनकी एक पुस्तक आई थी, बहुत फेमस हुई थी कास्ट को लेकर, कास्ट व्यवस्था को लेकर। संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्था, उन्होंने आगे चल के जो है संविधान को बनाने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई, और उसमें उन्होंने जातिगत व्यवस्था को जो है हटाने के लिए काफ़ी सारे नियम, कायदे, कानूनों को जो है उसमें अंकलित करवा दिया।
इसके अलावा निर्वाचन, प्रतिनिधित्व आदि जैसी कई सारी प्रक्रियाएं उन्होंने अपनाई। अगला प्रश्न देखते हैं, औपनिवेशिक भारत में कामगारों के भोगे हुए अनुभवों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कि औपनिवेशिक शासन, जब बाहरी शासन ने, ब्रिटिश भारत में क्या हो रहा था कि कामगारों ने किस किस तरीके की चीज़ें फेस की, वो समझने की कोशिश करते हैं। उस समय पे क्या था कि नौकरी जाने का उन्हें बड़ा भय रहता था, बड़ा डर रहता था। क्यों, ये देख लेते हैं। काम, कर्ज उधार लेने को, मकान दिलाने के लिए जो है कुछ सरदार वहाँ पे नियुक्त किए गए थे। नियुक्त भी नहीं थे, कुछ लोगों ने एक अलग तरीके का ग्रुप बना लिया था जिन पर जो है लोग डिपेंड हुआ करते थे, और बदले में क्या होता था, उनके साथ शोषण भी होता था। नौकरी बने रहने के लिए और छुट्टी लेने के लिए उन्हें रिश्वत तक देनी पड़ती थी, और इसी के कारण ही उनके मन में जो है ब्रिटिश भारत के प्रति, सरदारों के प्रति, सरदार यानी कि कुछ नेता टाइप के लोग थे जिनके अंतर्गत ही वे लोग जो है काम, कर्ज, मकान आदि ले सकते थे, उनके प्रति जो है आक्रोश की भावना जागी। कामगारों के रिहायशी इलाके जो है आमतौर पर जो है अलग हुए करते थे, और इसीलिए उनको हीन भावना से देखा भी जाता था, और इसीलिए वहाँ पर साफ सफाई तक का अभाव देखने को मिला। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में औद्योगिक श्रमिक शक्ति की प्रकृति और उसके संगठन का स्पष्ट कीजिए। औद्योगिक श्रमिक शक्ति की बात करें तो व्यवसायगत संरचना है, यानी कि एक प्रोफेशनल तरीके से जो है चीज़ों को निर्मित किया गया था। अविकसित औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, यानी कि जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है वो एक तरीके से अविकसित मानी गई, स्थिर थी, बिल्कुल गतिहीन थी। भारतीयों के संदर्भ में तो ज़्यादातर श्रमिकों की उत्पादकता जो है, हालांकि श्रमिकों को जो देयता थी, यानी कि जो उनको वेतन मिलता था उसमें कमी थी, परंतु उनके द्वारा उत्पादन जो किया जाता था उसमें बढ़त देखने को मिलती है। संगठन और प्रौद्योगिकी संबंधी काफ़ी सारे बदलाव किए गए, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव हुए, परंतु विश्व में जो है सबसे कमतर ही भारत को माना गया। 1920 के बाद कपास और जूट मिलों में जो है महिलाओं के अनुपातों में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। बाधा, अब इसमें बाधा क्या थी कि तो अगर वे लोग 1920 के बाद जो हैं कपास और जूट मिलों में अगर वो काम करती हैं तो मातृत्व सुविधाएं उनको देनी पड़ेगी नियम कायदों के अनुसार, कि जब वे माँ बनेंगी तो उस समय पर उनको कुछ अलग से सुविधाएं काम की जगह पर देनी पड़ेंगी। दूसरा, रात में जो है काम नहीं करवा सकते आप महिलाओं से। अगला प्रश्न देखते हैं, औपनिवेशिक वन नीति का देसी समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ा। वन नीति जो है एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ एक विषय है, परंतु उस समय पर, उस काल में जो है काफ़ी सारा शोषण जो है लोगों को इसमें भी फेस करना पड़ा। तो औपनिवेशिक वन अधिनियम काफ़ी सारे बना दिए गए जो कि अंग्रेजों के हित में थे, परंतु उसके काफ़ी सारे दुष्परिणाम जो है भारतीयों को सहने पड़े। कृषि और वन के बीच में जो है एक प्राकृतिक अलगाव आ गया। वाणिज्यिक प्राथमिकता, आपको जो है उनके हित से रिलेटेड जो कृषि से जुड़ी हुई फसलें हैं उनको किसानों को उगाना पड़ता था, जिससे क्या होता था, पर्यावरण को, वन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। राजनीतिक नियंत्रण यहाँ देखने को मिल रहा है। राजनीतिक नियंत्रण जो है सेंट्रल लेवल से शुरू होकर स्थानीय स्तर तक स्थानांतरण हो गया उसका। तो जो चीज़ें थी वो बहुत बेकार स्थिति में थी इस समय पर, और पर्यावरण पर तो दुष्परिणाम पड़ना ही था। अगला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में लाने वाले आंदोलनों के पहलुओं की विवेचना कीजिए। कि किस तरीके से महिलाएं जो है राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ा रही थी, उस काल को समझ लेते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर की अगर हम बात करें तो संस्थागत तंत्र काफ़ी तैयार हुए, काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट हैं, काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं इस समय पे बने, सार्वजनिक नीति निर्माण आदि आए, बौद्धिक चर्चा के स्थल जहाँ पर महिलाएं अपने विचार रखने लगी थी, कई तरह के महिला संगठन बने, राजनीतिक, धर्म, शिक्षा और परोपकार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बहुत अच्छे से उभार कर दिखाया गया। नारीवाद और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे जो है मुखरता से उठाए गए, जो कि प्रमुख जो मुख्य इतिहास था, मुख्य इतिहास से हटकर ये चीज़ें थी, इनको प्रमुखता से लेकर आया गया। और गांधीवादी जो आंदोलन उस समय चले काफ़ी ज़ोरों से, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी को प्रमुखता दी गई। अगला प्रश्न देखते हैं, औपनिवेशिक भारत में सामाजिक भेदभाव की और इशारा करने वाले अछूतों के कुछ अनुभवों का वर्णन कीजिए। एक नई श्रेणीगत व्यवस्था बना दी गई। अंग्रेजों ने क्या किया कि लोगों में फूट डालने के लिए जाति आधारित नीतियां बनानी शुरू की, उनके ऊपर शोषण करना शुरू किया। जमींदारों और व्यापारियों की जो जाति थी, अक्सर आपको देखने को मिलेगा ऊंची थी, शुद्ध मानी जाती थी, विशिष्ट और श्रेष्ठ मानी गई।
नीतियों और जनगणना के आधार पर, यानी कि अलग अलग जो वो नीतियाँ बना रहे थे और जनगणना में जितनी लोगों की जो संख्या आती जा रही थी उसके आधार पर जो है इस तरीके की जाति आधारित व्यवस्थाएं बनाई गई। शुद्ध जाति की अवधारणा को जो है प्राथमिकता दी गई। पारंपरिक जातीय संस्था और सामाजिक विभेदों को और जो है मजबूती मिली। इसके अलावा बंधुआ मजदूरी सबसे बड़ा कलंक भारतीय समाज पर था। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं शताब्दी के जन विरोधों की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। 19वीं शताब्दी में किस तरीके से जन विरोध सामने आते हैं उन्हें समझ लेते हैं। विस्थापित शासकों और सैन्य कर्मियों ने औपनिवेशिक शासकों की जो मांग थी, वित्तीय मांग, देखिए शुरुआत में जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने एक व्यापारी की तरह बिहेव किया। उसके बाद वो धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ाने लगे, काफ़ी सारी मांग रखने लगे, तो उसका जो विरोध है उस समय पर हुआ। जन विरोध का मेन कारण क्या था? आर्थिक शोषण, विदेशी आगमन और बाहरी तत्वों का बहुत ही जोरों शोरों से विरोध किया गया। उधार बढ़ते जा रहे थे भारत के ऊपर, हिंसात्मक प्रवृत्ति इसके प्रति आई। संगठित विरोध आंदोलन बने और जिसका नेतृत्व और ज़्यादा बढ़ा जब धार्मिक समर्थन भी यहाँ पर मिलने लगा। महिलाओं का भी इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा खासा योगदान था। और अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जनजातियों के विषय में राष्ट्रवादियों का निश्चित सिद्धांत क्या था? जनजातियों से जुड़ा, जो आदिवासी हैं उनसे जुड़ा जो राष्ट्रवादियों का सिद्धांत है वो क्या है वो देख लेते हैं। जनजातियों और किसानों के जो है पृथक्करण का जो है विरोध उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जब जनजातियां ही किसान बनने की तरफ उन्मुख हो रही हैं तो उनको अलग अलग करके आप क्यों दिखा रहे हैं। साम्राज्यवाद का विरोध किया। भारतीय पहचान का तर्क रखा कि भारतीय पहचान सबसे ऊपर है, जनजातीय हो आप चाहे किसान हैं, आप किसी उच्च वर्ग से आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार के विरुद्ध ये चीज़ें निकल कर आई। जनजातीय और आदिवासियों के हितों का जो है समर्थन इन्होंने किया। खास तरह की जो संस्कृति है जनजातियों की कि वो एक वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनकी एक अपना रहन सहन है, उस तरीके की जो एक खास संस्कृति है उसकी अवधारणा को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। इस तरह से आज का जो पार्ट 2 है यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दें और MHI 8 से रिलेटेड वीडियो जो है जल्दी ही आएगी, तो उसका आप ज़रूर इंतज़ार करें और देखें भी।